अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमें अपनी मजहबी रस्मात आज़ादी के साथ अदा कर सकती हैं। नाजरीन, आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमें जो हैं वो इस वक्त अपनी इबादतें आज़ादी के साथ तो अदा कर रही हैं, लेकिन यह है कि कायद-ए-आज़म देखने के कायद-ए-आज़म ने जो कानून साज असम्बली में जो ख़िताब करते हुए फ़रमाया था उसकी कानूनी लिहाज से पासदारी की जा रही है या नहीं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माइकल रोज़, जो माहिर कानून भी हैं और चेयरमैन क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट के हैं। तो उनसे जानते हैं कि कायद-ए-आज़म ने जो पहली दस्तूर साज असम्बली में जो ख़िताब करते हुए लोगों से या कौम से फ़रमाया कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माइकल रोज़ भाई, आप क्या समझते हैं कि जो कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को ख़िताब करते हुए फ़रमाया उसके बारे में। गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच पिंडी न्यूज़ का। जी माइकल भाई, ये बताइएगा कि 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पहली दस्तूर साज असम्बली में जो ख़िताब करते हुए फ़रमाया, आज उसकी कितनी अहमियत है या उसकी कितनी पासदारी की जा रही है उस पर, उसके जी के मुताबिक? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पिंडी न्यूज़ के लिए, और मुनीर भाई आपके भी शुक्रगुज़ार है कि आप हमारे ऑफ़िस में तशरीफ़ लेकर आए हैं। और जिस तरह से आपने मेरे आगे क्वेश्चन किया है कि क्या जो हमारे कायद मोहतरम कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो स्पीच की 11 अगस्त को, उस स्पीच में उन्होंने कुछ यूँ फरमाया था कि इस मुल्क पाकिस्तान में तमाम इक़वाम जो हैं वो उनको मसावी हकूक़ है, उसमें किसी किस्म का कोई रंग नस्ल की तफरीक नहीं रखी जाएगी। तो आज के पाकिस्तान में और कायद के पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो फ़र्क पैदा कर दिया हुआ है। तो इस फ़र्क को कैसे ख़त्म करना है, इस फ़र्क को मैं ये समझता हूँ कि हम सब को जो है प्यार मोहब्बत से ख़त्म करना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे कायद जिन्होंने इस खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे पे माज़रे वजूद पर ये जब 1947 को आया, तो इसके ऊपर हमारे पाकिस्तानियों की और हमारे मुस्लिम भाइयों की, हमारे मसीही भाइयों की, हमारी तमाम अक़लियतों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो आज़ाद नहीं हो गया। इसके लिए जब आप देखते हैं, अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। उसमें आप देखें कि जिस तरह से बहुत सारे सर सैयद अहमद साहब का बहुत ज़्यादा रोल है, इलामा इकबाल साहब हैं, उन्होंने फिर उसके बाद हमारी काफ़ी जो हीरोज़ हैं, कौमी हीरोज़ हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद इस मुल्क को हासिल किया। आज हम जो है वो इस मुल्क को जो है वो इस तरीके से इसमें इंतशार, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। जब इन तमाम मसाइल को हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो कायद का मिशन था वो उससे हम हट रहे हैं। तो हमें आज चाहिए कि हम अपने मुल्क में बजाय किसी तफरीक, बजाय किसी रंग नस्ल, बजाय किसी मजहबी, इन सब चीज़ों से बालातर होकर तो हम अपनी पाकिस्तानी, बाहैसियत पाकिस्तानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और सिर्फ एक ही उनकी स्पीच को अगर देख लें जो उन्होंने 11 अगस्त को उन्होंने स्पीच की, उसी स्पीच को पाकिस्तान बनने से पहले 1947 की जो स्पीच है, हमें उस स्पीच को याद रखते हुए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पर बैठ जाना चाहिए। अच्छा अपना माइकल भाई, बात तो इस तरह है कि ये तो कायद-ए-आज़म साहब ने 3 दिन पहले फरमाया 11 अगस्त 1947 को, लेकिन एक ओवरऑल बात देखी जाए ना, ओवरऑल कि जो इस वक्त चल रही है हकूक़ जो पाकिस्तानी मसाइल हैं, जो हकूक़ हैं, वो तो पाकिस्तान में किसी भी शहरी को उसके हकूक़ नहीं मिल रहे, और पाकिस्तान के साथ जो अवामी मसाइल हैं वो भी किसी भरा हुआ है, पाकिस्तान मसाइलों से भरा हुआ है। ठीक है जी, उसमें ये बात नहीं है कि किसी क्रिश्चियंस को, किसी हिंदूज़ को, किसी मुसलमान भाई को हकूक़ नहीं मिल रहे, बल्कि सब अदम शिकार चुका है, किसी को भी हकूक़ नहीं मिल रहे। आप मुझे ये बता दें, क्योंकि आप माहिर कानून भी है, रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम के हकूक़ को
दिलाने में वो अपना क्या किरदार अदा कर सकती है एज ए माहिर कानून ये बयान? जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन किया है, और इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले इस वक्त जो है वो मेरे पास हमारा आईने पाकिस्तान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इससे बढ़कर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। एक कानून के अंदर ही रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रह के बात जी जी, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 जो है वो हमारा, और आर्टिकल 25 वो बताता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। आप ये देखें, आर्टिकल 25 है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। आपने बात की कि उस वक्त पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, और इसमें जो है वो हमारी हुकूमत का क्या किरदार है, तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, चाहे वो हिंदू है, पारसी है, कोई भी किसी भी फ़िरके से है, पाकिस्तानी तो हो, सबके साथ बराबरी की जो सतह पर उनको रहना चाहिए। अफसोस के साथ ये है, देखिए हमारे इस मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, सियासी जमातें हैं, वो इस आइन को भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा होता। अगर उनके अंदर उनको कोई इस्लाहियात के बारे में बात भी करता है तो वो उस चीज़ को जब इक़्तिदार में आ जाते हैं भूल जाते हैं। जब वो आवाम के पास जाते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको आइन के ऊपर अमल करना चाहिए। और देखिए आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि हर शहरी को, हर बच्चे को 6 साल से लेके 15 साल की एज तक उस बच्चे की तालीम जो है वो फ्री होनी चाहिए। आप एजुकेशन नहीं डिलीवर कर रहे, और ये कौन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सियासी रहनुमा नहीं कह रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ये रियासत जो होती है ना, रियासत वो एक माँ का दर्जा रखती है। ठीक है, तो रियासत जो है वो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी, हर बच्चे को सबसे पहले तालीम जैसी उसको जो नेमत है और तालीम जैसी फैसिलिटी दें। उसके बाद अगर किसी के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी का नारा भी है, तो आज वो देखें फिर एक बार 2008 के बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ईवान बाला में बैठे हुए हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि आपने जो आइन 1973 में जो आपने आइन दिया, उस आइन की पासदारी करें, उस पर अमल करते हुए सबको इक्वल जो है वो आप जो है वो उनको फैसिलिटेट करें। अच्छा, आपने 1973 की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन की बात की, ठीक है जी। अब ये मुझे बता दें कि जो आइन तो बनाने वाले ने बना दिया, जी जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया, अब आगे जो यकसा हकूक़ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करा रहे हैं, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये कौन पूरी कराएगा? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरा कराएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी पूरा कराएंगे, या जमहूरी निज़ाम है? जमहूरी निज़ाम में किसकी ज़िम्मेदारी है? देखिए सबसे पहले तो ये जो ज़िम्मेदारी आती है, रियासत के जो अलमरदार होते हैं, जिस तरह हमारी रियासत की हुकूमत है, हाँ, वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म इस टाइम जो है वो मखलूत हुकूमत है। आप देखें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है, इन दोनों की हुकूमत है, मिली जुली इनकी हुकूमत है। इन दोनों सियासी हुकूमतों का जो आज हुकूमत में, इन दोनों सियासी जमातों का हुकूमत में रहकर इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और ये कोई न्यू एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, इन्होंने कोई 3-3, 4-4 बारियाँ पहले भी ले चुकी हैं। और अफसोस कि ये आपकी, मुझे लगता है कि ये आपकी आखिरी आपको मौका दिया अवाम ने। इनको चाहिए कि ये अपनी कौम को बग़ैर किसी तफरीक के, हर पाकिस्तानी शहरी को, चाहे को वो किसी भी रंग नस्ल से, उसको बग़ैर किसी तफरीक से उसको ये जितनी भी हमारी इक्वालिटी सिटीज़नशिप की जितनी भी ज़िम्मेदारियां हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को उनको पूरा करना चाहिए इनको। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि अब रियासत की ज़िम्मेदारी है कि एक शहरी को उसके मुकम्मल हकूक़ दिलाते हैं, उसके हकूक़, उसकी तालीम होगी, उसमें जो भी बुनियादी उसकी शहरी की ज़रूरियात हैं वो तो जमहूरी निज़ाम के अंदर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन माइकल भाई, एक मैं बात करूंगा बीइंग द पाकिस्तानी और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए। जी जी, ठीक है जी, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक शहरी होने के नाते एक बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे मौज़िल जज हो, कचहरी में बैठा है, इंसाफ की सीट पे बैठा है, वो भी एक पाकिस्तानी शहरी है।
पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है जी। वो कचहरी के दरवाजे से इन होता है और बेचारा कभी इधर कभी उधर कभी उधर इंसाफ लेने के लिए वो उसको जो एक अदालत के बाहर लोग बैठे होते हैं आवाज़ें देने वाले, वो भी किसी मफाद के बगैर उसको अंदर नहीं जाने देता। तो ये पाकिस्तानी शहरी जो जिसकी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप वकील भी हैं, आपको सारी हालात का पता है, इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जब हमारे एक कानून नहीं है, यहाँ पे दो तरह के कानून हमने बना दिए गए। अच्छा, ये दो तरह के कानून, दो तरह के कानून इस तरह से बना दिए हैं कि जो एक सिफारशी निज़ाम है, ठीक है, एक वो कानून है, ठीक है, जो ताकतवर के कानून और है, गरीब का कानून और है, ठीक है। आप देखें, अभी रिसेंटली मुझे सिंध से कॉल आई, वहाँ से पता चला कि वहाँ पे सरदारी वडेरा सिस्टम है, सरदारी निज़ाम है, वो ताकतवर हैं और जो गरीब हैं, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो आप देखें कि एक गरीब की बेटी अगर किसी जागीरदार को, ठेकेदार, वडेरे को पसंद आ जाती है तो वो कहता है कॉल करके कि ये बेटी इधर आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा वो क्या होगा। अब उन लोगों के लिए कानून और है। अब हमारे जो पाकिस्तान में हमारे जो कायद ने और फिर हमें जो इस मुल्क ने, इस रियासत ने जो आइन दिया, जो कानून दिया, वो एक है। दूसरा कानून जो है वो हम लोगों ने जो बनाया है, ताकतवर और गरीब के लिए कानून अलग अलग है। इस कानून में एक सिफारशी सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। एक जिरगा, मैं समझता हूँ मुसाहलत जो है ना वो एक होनी चाहिए, वो हम अदालतों में भी करते हैं प्रैक्टिस उसकी, काजी सिस्टम जी नहीं, मुसाहलत, ठीक है। मुसाहलत, अगर कोई फैमिलीज़ की डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको हमारी जज साहब भी ये कहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि वो फैमिलीज़ आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लें अगर उनकी बनती है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से होता है कि अगर कोई बंदे ने किसी का नुकसान किया है, गलत किया है, जुल्म किया है, किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ हरासमेंट किया है या उसको किसी को कत्ल किया, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ताकतवर होता है वो उसके ऊपर और प्रेशर करेगा, बिल्डअप, उसको और दबाएगा। अब वो मजलूम जो है उसके इसके साथ जो है सरकारी मशीनरी जो है ना वो ताकतवर के साथ भी मिल जाती है। पुलिस भी हमारी जो है वो उसकी भी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। अब जो सिस्टम है वो ऊपर से ख़राब है। अब रिसेंटली इस्लामाबाद के DHA फेज़ 2 में हमारे रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, मेरे माइंड से उनका नाम चला गया, उनकी बेटी और उन्होंने रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, ये इस्लामाबाद का अभी भी वाक़या है, वो इस 1 मई को एक उनकी मुलाजमा थी, वो एक गरीब घराने से है। अब गरीब होना ये कोई गुनाह नहीं है, और देखें हर इंसान की वो ज़रूरत है कि वो किसी काम काज के लिए, किसी घर पे कोई काम काज के रोज़ी कमाएंगे, वो अपने बच्चों के लिए कमाएंगे। अब वो इसी मेहनत मजदूरी के लिए जाती है कर्नल साहब के पास, इतने अरसे दराज से उनके पास काम करती हैं। उसी काम के दौरान उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है $15,400 US का। अब वो US डॉलर्स कहाँ से आए? अब वो ताकतवर हैं। ये आपके एक्चुअली क्वेश्चन के साथ रिलेट हो गई है स्टोरी, ठीक है। अब ये करंटली स्टोरी है, अब वो ताकतवर हैं और जो लोग गरीब हैं उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी बढ़ाएं वरना हम नौकरी से छोड़ देंगे, वो मुलाजमा नाजिया नाम, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या, इस कर्नल साहब ने, उन्होंने पुलिस के 4 बंदे लिए, इस्लामाबाद हुमक थाना, हुमक मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन कहलाता है, हुमक मॉडल टाउन का थाना है इस्लामाबाद का। उन्होंने 4 पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के अफराद लिए और 2 जो है वो वज़ीराबाद के कांस्टेबल लिए। आमद रवानगी उन्होंने नहीं डाली, वहाँ से लेके उनके पास लोकेशन थी उन दोनों मियाँ बीवी की, वो सुजुकी पे जा रहे हैं। तीसरा उनका एक और भाई था साथ, उन दो उसको मारपीट के आई विटनेस है वो परे फेंक दिया। इन दोनों को उन्होंने अरेस्ट करके ले गया। अब 14 तारीख से लेके आज ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो चुके हैं। आप ये देखें कि इन 10-12 दिनों में अब उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। उसके लिए हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं, उन गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है, उसको कोई मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं कर रहा। अभी तक उस गरीब के लिए इंसाफ अलग है। तो यहाँ पे हमें एक कानून बनाने की ज़रूरत है, वो ताकतवर के लिए भी एक होना चाहिए, गरीब के लिए भी एक होना चाहिए। इसमें हमारी रियासत फेल हो चुकी है, इसमें हमें अपनी पुलिस को ठीक करना है, इसमें हमें मेरिट के ऊपर लोगों को भर्तियां करनी है और मेरिट के ऊपर रिश्तेदारियों को और गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म करके इन सब को कानून के कटहरे में खड़े। जब हमारे पास सुप्रीम आला अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे सबसे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट्स आती हैं, उन कोर्ट से इनको पेश करें कानून के कटहरे में। जो इंसाफ होगा वहाँ पे जो मुल्ज़िम होगा उसको सज़ा मिलेगी, जो बेगुनाह होगा उसको रहाई मिलेगी। हम कौन होते हैं किसी का एहतसाब करने के लिए? नहीं सर, आप ये बताएं एज ए वकील, बात तो देखें ना, अब इंसाफ की जहाँ पे बात है, मीडिया का काम है एक इश्यूज़ को उठाना। अब मीडिया वाले ने तो किसी कर्नल के साथ जाकर नहीं लड़ना या किसी पुलिस वाले के साथ तो नहीं लड़ना, वो तो इंसाफ की बात देनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी जी जी। आप एज ए वकील तो केस ही लड़ेंगे ना, फैसला तो जज ने करना है। ठीक है, मीडिया ने तो नहीं करना। अब बात वहाँ पे ये है कि जो इंसाफ की बात है, जो शहरियों के साथ ज़्यादती होती है, वो कानून के इदारे से या रियासत के इदारे से ही शुरू हो जाती है। आपने कहा ना वो पुलिस के 4-5 बंदे पकड़े, ठीक है, तो बात तो यहाँ से ख़राब होगी ना, वो साथ के अरेस्ट उन्होंने करवाया। तो अब एक शहरी को कैसे इंसाफ मिलेगा? वो देखें, जब ये फ़ैसला तो अदालत ने करना है, ठीक है, तो आप कानूनी तौर पे ये बता दें कि शहरियों को हकूक़ भी नहीं मिल रहे, इंसाफ भी नहीं मिल रहा, और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक फरमान था, खिताब था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, उसने किसी की बात नहीं की, किसी फ़िरके की बात नहीं की, उसने किसी की बात नहीं की। उसने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी है, पाकिस्तानी कोई भी है, उसके हकूक़ यकसा होने चाहिए, यकसा होने चाहिए। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर 1973 का ये कह रहा है। अच्छा सर, ये तो होगी ना इंसाफ की बात। अब मुझे ये बता दें कि 25 करोड़ की आबादी है जी जी, ठीक है जी, और अवामी मसाइल हैं, बिल्कुल ठीक है जी, और अवामी मसाइल इस तरह के, एक क्रिकेट का जो मैच होता है, पहले 5-6 ओवर गुलदारे के अंदर होते हैं, ठीक है जी, ऐसे ही है। उस गुलदारे के अंदर आपने रहना है, ठीक है। मेरी मिसाल ये है कि 25 करोड़ आवाम के जो मसाइल हैं ना, उस गुलदारे के अंदर ही हैं। आपने शॉट खेली तो कैच आउट, आपने अंदर ही खेलते रहना है, ठीक है जी, उसका कोई पता नहीं आप मखसूस या 6 ओवर के बाद। अब ये है कि 5 साल गवर्नमेंट के पास हैं, 25 साल की मिसाल गुलदारे के अंदर हैं, और मसाइल इस करें। अब ये बता दें कि इन मसाइल का जो हल है, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशरत है वो ख़राब, पाकिस्तान में इंसाफ कोई नहीं, पाकिस्तान में गरीब बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं, गरीब बंदा तो हर तरह से मफलूज ही है। अब ये बता दें बीइंग द माहिर कानून के पाकिस्तान का क्या होगा, मुआशी मसाइल का क्या हाल होगा, पाकिस्तान की मुआशरत का क्या होगा, और पाकिस्तान के लोगों को कैसे खुशहाली की तरफ ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल। अगर हम देखते हैं, अभी आपने बात की हुकूमतों के बारे में, जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन सिस्टम ख़त्म हो, ठीक है। बात वहीं पे आ जाती है, अमीर और गरीब के लिए हर कानून डिफरेंट है। हमारे जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं देते। सबसे पहले तो टैक्स चोरी की जो है ना, उनकी पकड़ दगड़ होनी चाहिए। जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट खा जाती है, गवर्नमेंट खा जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो है, आप ये देखें कि ये अपने TADA ख़त्म करें, अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें, और हर जितने भी अपनी देखें, इनका गुजारा जो है वो इसमें नहीं होता। 1-1.5 लाख इनकी सैलरी होती है, फिर इनके पास इतना एक बजट होता है, और उसमें इनके पास आप ये देखें कि इनके पेट ही नहीं भर रहे होते। फिर एक आम आवाम है, आप देखें पुअर्टी रेशो जो है, गुर्बत जो है वो इतनी बढ़ चुकी है। आबादी की बात आपने की तो 25 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी होगी, मोर देन 25 करोड़ ही है। अब उसमें देखें कि जो पुअर्टी रेशो है, गुर्बत की रेशो, वो पिछले 5 सालों से अब इंक्रीज़ हुई है। आप रोज़ की रेशो देखें तो जो हमारे लोग पासपोर्ट ऑफिस में जाके देखें, फिर हमारे लोगों को जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आप पता करें तो आपको जो एग्जैक्ट फिगर मिलेंगे वो हज़ारों की और लाखों की तादाद में रोज़ जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं मुफ्ते वतन, वो अपने रोज़गार के लिए कोई दुबई जा रहा है, कोई गल्फ़ में जा रहे हैं, और कोई यूरोप के लिए भाग रहा है। कुछ लोग जो है वो आपको पता है इलीगल वेज़ यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे हुक्मरान ठीक होंगे, ये अपने हालात को बेहतर करेंगे, तो इनको यकीनन अपने जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, हर शहरी को एक खुशहाली आएगी। आज महंगाई जो है वो कहाँ पे चली गई है? हम लोग
कर्ज़ों के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं, रोड टैक्स है और जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, इसमें हम किक्स बैक्स लेने छोड़ दें, ठीक है, हम अपने दोस्तों को, अपनी जो पार्टीज़ में हमने बनाई हुई है, अपने मेंबर्स को खुश करने के लिए, तो हमने जो है उनको किक बैक्स दिलाते हैं। उससे हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होता है और हमारी जो इकोनॉमी बैठती है तो हमारे गरीब के ऊपर उसका असर पड़ता है। अच्छा माइकल साहब, टाइम थोड़ा क्लोज है, शॉर्टकट जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने जो एक क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट जो तंजीम बनाई है, या NGOs हैं या फलाई इदारा है, उसका बुनियादी मकसद बता दें कि उसका बुनियादी मकसद बनाने का क्या है। मनीर भाई, सबसे पहले तो इसका बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना के मिशन को पूरा करना, इस मुल्क पाकिस्तान में तमाम इक़वाम को इकट्ठा करना। इनके अंदर जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की हमने बात की, जो स्पीच थी 1947 की, उसी स्पीच की को मद्देनज़र रखते हुए जो आज का पाकिस्तान है वो उस कायद के पाकिस्तान को भूल चुका है। हम चाहते हैं कि क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट जो है वो सिर्फ मसीहियों का ही मुत्तहद नहीं करेगी, वो उसमें जो है वो हर जो मज़हब के लोग होंगे उन सब के साथ वो यूनिटी कायम करेगी, चाहे वो कोई मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। जिस तरह से मैं एक छोटी सी बात करता हूँ शॉर्टली कि जमायत इस्लामी है, उसमें हर मज़हब के लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसमें भी हर तरह के लोग हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप हमें भी एक्सेप्ट करेंगे दूसरे लोग, तो क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट को भी एक्सेप्ट करेंगे, इनके विजन को भी देखें कि ये मुल्क पाकिस्तान को, हम तो इस मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क का एक अच्छा दुनिया में इमेज भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सब जो है वो मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की जो क्रिटिसिज्म है और बराबरी की, आर्टिकल 25 जब मैंने देखा तो इसी की मद्देनज़र रखते हुए कि हर शहरी को बराबरी का हकूक़ दें। आप फ्लैग हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फ्लैग में इस एक स्टार जो है वो एक रियासत को रिप्रेजेंट करती है, और रियासत में जो तमाम मेजॉरिटी के लोग और वाइट भी और ग्रीन कलर भी आप देखें तो हमने बराबरी का रखा है ताकि एक रियासत में सब बराबरी के हों। तो आर्टिकल 25 की हम अमल दरामदी करने के लिए हमने इस पार्टी का क़याम किया है। बहुत शुक्रिया माइकल साहब, आपने मतलब हमें टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा कि माइकल रोज़ साहब को सुना भी, बयान भी किया, और आपने वो भी देखा उनकी जो बनाने का मकसद है वो असल में, और जो माहिर कानून है उनका जो क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट बनाने का है कि ये किसी मखसूस क्रिश्चियन की एक जमात नहीं है, ये पाकिस्तानी तमाम शहरियों की जमात है, अहले इलाका की जमात है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी गरीब है, मस्कीन है, जिसको कोई अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई भी चीज़ है वो भी करना चाहते हैं। लेकिन ये कि इससे पहले कि मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूं तो माइकल रोज़ साहब कुछ कहना चाहते हैं, ज़रा काइंडली सर मुख्तसर। जी, बस मुख्तसर एक ही बात, मैं एक्चुअली उस टॉपिक के ऊपर हम आए नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं जमहूरियत की डेफिनेशन कोड कर देना चाहता हूँ। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। आवाम की हुकूमत आवाम के लिए और आवाम की तरफ से। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हम सब जो हैं वो असम्बली में जब बैठते हैं तो हर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जो है वो आवाम की ताकत से आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी हमने पार्टी बनाई कि जो अक़लियतों की 10 नेशनल असम्बली में सीटें हैं उसमें जो है वो देखें, आज भी सिर्फ 2-3 MNAs हैं वो क्रिश्चियंस हैं, बाकी 7 जो है वो हमारे हिंदू भाई हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों हैं, वो आए, हम भी आए या कोई भी है, मिनोरिटीज़ की सबका राइट है, लेकिन वोट की ताकत से आए। सिलेक्शन सिस्टम ख़त्म चाहते हैं। इस सिलेक्शन सिस्टम का ख़त्म, हकीकी जमहूरियत तभी इस मुल्क में हम कह सकते हैं जब आप अवानों में तमाम तर बैठे हुए लोगों की इस सिलेक्शन सिस्टम को ख़त्म करके उनको असल हकीकी नुमाइंदे बनाएंगे। और जब वो वोट की ताकत से आएंगे, कौम को अपने लीडर्स का पता होगा, लीडर्स को अपनी कौम का पता होगा, और फिर ये आज जो तफरीक और कौमों में बढ़ चुके हैं और ये लोग जो गरीब और ये लोग जो है वो आज दबे हुए हैं, पसमा है, तो ये सारी चीज़ें पसमानदगी भी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, आपने जाना कि जो माइकल रोज़ साहब हैं उनका मुख्तसर बात करने का ये है मकसद, ये है कि जो जमहूरी निज़ाम होता है और जमहूरी निज़ाम में जो सिस्टम होता है वो अवामी होता है, अवाम के नुमाइंदे होते हैं, बाकायदा गवर्नमेंट होती है और वो अवाम के हकूक़ की फ़ाइट करते हैं। जमहूरी निज़ाम में ये सिस्टम होता है, एक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अवामी नुमाइंदों की जमात होती है। नाज़रीन, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।